जय हिंद जोहार। हम हिया खलास स्वागत करयन तोहिन के आपन परिवार झारखंड वॉरियर में। तो चलिए आज हम लोग यानी कि आज जिस चीज़ की क्लास होगी वो होगी संज्ञा की। तो खोरठा में इसको बोलेंगे संज्ञा। कहीं आपको इस तरह से भी मिलेगा। ठीक, अब देखिए इसको मतलब बहुत को मन होगा कि अरे संज्ञा बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पर क्या कहें, जब तक पढ़ाई कीजिएगा तब तक तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो संज्ञा इसको आप आसान भाषा में बोल सकते हैं खोरठा में कि कोनो नाम के संज्ञा कहल जा है, कोनो नाम के संज्ञा कहल जा है। ठीक, अब देखिए बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिनको खोरठा समझ में नहीं आता होगा, तो उनके लिए हम हिंदी और खोरठा दोनों भाषाओं में यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो आप चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हिंदी लखे खोरठा भाखाएं कोनो लोकेक जिनिसेक ठावेक गोछाक नाव और कोनो भावेक संज्ञा बजकल जा है यानी कि कहल जा है। अब हिंदी में देखते हैं हिंदी से क्या है। हिंदी के समान किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, समूह के नाम या किसी भाव को संज्ञा कहा जाता है। जैसे यानी कि खोरठा में बोलेंगे जे रकम मोहन, टेमरस, गोला, झोपा, कांदे, हासेक भाव, आरो आरो। तो इस तरह से हम यहाँ देखते हैं कि मोहन, अब टेमरस, टेमरस मीन्स क्या होता है, अमरूद। ये एक फल है टेमरस, जिसको हिंदी में बोलते हैं अमरूद। गोला एक जगह का नाम है। गुच्छा यानी कि झोपा, किसी भी चीज़ का गुच्छा, चाबियों का गुच्छा है ना। रोने का, हंसाने का भाव यानी कि बहुत सारे ऐसे भाव होते हैं लोभी, जैसे लोभ, लालच है ना। तो इस तरह से हम लोग संज्ञा यानी कि दुनिया में अब यहाँ में से आप देख सकते हैं व्यक्ति का नाम ले ही लिए, वस्तु, स्थान, समूह या भाव, यानी कि पृथ्वी में जितने सारे वस्तु है या भाव, समूह जो भी है, उन सभी चीज़ों को, सारे चीज़ों के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। तो इस तरह से संज्ञा का जो भी परिभाषा है वो समझ में आ गया होगा। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जिसका नाम नहीं है। तो ये हमने जाना संज्ञा क्या होता है। अब संज्ञा क्या होता है इसको अंग्रेजी में कहते हैं नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। इंग्लिश में कहेंगे नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, जिसको खोरठा में बोलेंगे नाम दिए वाला शब्द संज्ञा है। नाम दिए वाला संज्ञा क्या है, क्या है वो, कोई भी जो नाम देने वाला शब्द ही क्या है, संज्ञा है। ठीक है, तो इसको जो है जाना आप लोगों ने हिंदी से, अंग्रेजी से और खोरठा से। अब देखेंगे हिंदी लखे खोरठा व्याकरण में भी संज्ञा 5 भेद है वो है। कितना भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। अब देखेंगे अर्थ के आधार पे, ये इम्पोर्टेंट है, आप ये गौर से देखेंगे है ना, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब देखेंगे कि अर्थ के आधार पे कितने होते हैं भेद, 5 होते हैं है ना। तो ये पूछता है एग्जाम में अर्थ के आधार पे पूछेगा, और नीचे भी जो है संरचना के आधार पे, तो आप दोनों में से कन्फ्यूजन नहीं होंगे। ठीक है, अब देखेंगे कितने होते हैं। तो मुख्यतः तो संज्ञा के 3 ही भेद होते हैं, जैसे कि बेगैतवाचक, जायतवाचक और भाववाचक यानी कि भाववाचक। तो ये जो है द्रव्य और गोठवाचक, ये जो तीसरा और चौथा है ये किसका भेद है, ये जातिवाचक का ही है, पर इसको अलग अलग बांटा गया है भेद में। तो हम लोग देखते हैं बेगैत यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना, जायतवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, गोठवाचक संज्ञा, भाव गुणवाचक संज्ञा। इसी को हम लोग हिंदी में बोलेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, और लास्ट में क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा। तो इस तरह से 5 जो भी भेद हैं ये हमने जाना। पहले संज्ञा समझे, संज्ञा क्या होता है, किन कौन सा मतलब किसको हम संज्ञा बोलेंगे, उसके बाद संज्ञा के कितने भेद होते हैं। अब हम लोग 5 भेदों के नाम जाने। अब हम लोग धीरे धीरे संज्ञा के जो भी 5 भेद हैं उनके बारे में पूरा डिटेल्स में जानेंगे। तो सबसे पहले आता है बेगैत यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे प्रॉपर नाउन है ना। जे संज्ञा ले कोनो खास यानी एगो व्यक्ति जिनिस चाहे जगह, गुला, नाव, फुरछा है ओकरा बेगैत वाचक संज्ञा बैजकल जा है। अब देखते हैं जैसे गुड़ू, बुधू, बिरजू, गारो, गुल्लू, कोदवा, सोहन, किरीबुरु, नागपुर, खोर यानी कि नागपुरी, खोरठा, कुरमाली, दिल्ली, लंदन आदि। अब हमने खोरठा में पढ़ा, अब यहाँ पर हिंदी में देखेंगे कि जिस संज्ञा से किसी एक है ना, एक है प्रॉपर बोला जा रहा है, खास व्यक्ति,
वस्तु या स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसमें हमने व्यक्ति यानी कि हम प्रॉपर को देखेंगे, ध्यान में देंगे कि क्या है, किस किस चीज़ों को बोला जा रहा है, यानी कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान, है ना। कोई खास व्यक्ति का नाम देखेंगे, इधर गुरु भी खास है, बुधू, गुल्लू, गारो, इस तरह से नागपुर, नागपुरी, खोरठा, दिल्ली, लंदन, ये सब चीज़ जो है प्रॉपर बोला गया है ना, परफेक्ट बोला गया कि हाँ दिल्ली ही जाना है तुम्हें, नागपुरी ही बोलना है, खोरठा ही बोलना है। अगर यही बोल देते हैं कि अरे कोई भी भाषा में बोलो ना, तो ये जो है आपको मतलब कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो इस तरह से व्यक्ति यानी कि प्रॉपर बोला जा रहा है कि इन्हीं भाषाओं में या यहीं पे जाना, इसी जगह में जाना है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि व्यक्तिवाचक आखिर किसको कहेंगे। अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ है आपको, तो यहाँ पे बहुत सारे उदाहरण दिया गया है जिससे आपका कहीं भी व्यक्तिवाचक में गलती नहीं होगा। जैसे कि व्यक्तियों के नाम झबरू, मंगरी, बुधनी, चंद्रू, देखिए यहाँ पे ये देख सकते हैं कि यहाँ मंगरी और झबरू है। नदियों के नाम आपको यहाँ पर पिक्चर दिया गया है, आप समझ लेंगे। अगर हम ये एक एक करके पढ़ेंगे तो ये मतलब कि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए वीडियो, और ये जो है आप तो ये सब देख के समझ ही जाएंगे कि ये झील बोल रहा है ना, नदी बोल रहा है, तो ये नदी में दामोदर, बराकर, राढ़ू, गंगा, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो नदियों के नाम, झीलों के नाम, समुद्रों के नाम, यहाँ पे समुद्रों हो जाएगा, ठीक है। पहाड़ों के नाम, गाँवों के नाम, महादेशों के नाम, नगरों के नाम, सड़कों, दुकानों, प्रकाशनों के नाम, और ये देशों के नाम। तो इस तरह से देख सकते हैं पिक्चर लगा हुआ है। अब आगे देखेंगे राज्यों के नाम, पुस्तकों के नाम, पत्र पत्रिकाओं के नाम, त्योहारों, ऐतिहासिक घटनाओं के नाम, ग्रह नक्षत्रों के नाम देख सकते हैं, महीनों के नाम, और ये दिनों के नाम। तो ये सारे चीज़ जो है इम्पोर्टेंट, इन चीज़ को अगर आप याद रखेंगे तो आपका जो है व्यक्तिवाचक में कहीं गलती नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम लोग आएंगे जाति यानी कि जातिवाचक संज्ञा यानी कि जातवाचक संज्ञा में। तो देख सकते हैं कि जे संज्ञा ले, है ना, जे संज्ञा ले कोनो खास जातिक भाव फुरछा है ओकरा जातवाचक संज्ञा बचकर जा है। जिस तरह से जिस संज्ञा से किसी विशेष जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, है ना। अब किसी विशेष जाति का बोध है यानी कि संपूर्ण जाति का बोध हो, कोई भी ऐसा संज्ञा का शब्द हो उसे उस जाति का पूरी बोध हो, यानी कि मतलब उसके उस जाति से मतलब कोई भी किसी चीज़ का हम नाम लेंगे तो उसका उसी से उस जाति का पूरा बोध होगा, यानी कि आपका जानकारी प्राप्त होगा। तो उस तरह से देखते हैं कि गरु, ढांगर, छुआ, ढांगर मतलब नौकर होता है, पढ़ुआ, पोहना, नदी, गिदर, आपू, समुद्र, पहाड़, टुंगरी आदि, ऊंचा स्थान को ही बोलते हैं टुंगरी। अब इस तरह से हम लोग देखेंगे कि विशेष जाति, अगर हम पहाड़ बोल रहे हैं तो ये पूरा पहाड़ जाति का बोध करता है, ठीक है। टुंगरी बोल रहे हैं तो पूरा टुंगरी जाति का बोध होता है। तो इस तरह से हम जातवाचक के उदाहरण यानी कि जातिवाचक के उदाहरण यहाँ पे दिए हैं, जिससे आपका मतलब कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो ये जो दिया गया है देख सकते हैं, इन सारे चीज़ों को आप एक एक करके याद कर लेंगे। अब है पशु पक्षी कीट पतंगों के नाम। जो भी पशु पक्षी हैं वो सारे चीज़ों का नाम जो है उनके नाम, जैसे कि गाय, घोड़ा, चीता, हुंडार, परेवा, तितली। अगर हम गाय बोलेंगे तो ये पूरा गाय जाति का बोध करे मतलब होगा, घोड़ा बोलेंगे तो पूरा घोड़ा जाति का होगा। उसी तरह से यहाँ पहनने, ओढ़ने, बिछाने आदि का नाम, घरेलू सजावट की सामग्री, सवारियों के नाम, है ना, जैसे कि ये भी भेड़िया है यानी कि हुंडार जिसको बोलते हैं, ये जो है बकरी को खाता है। तो उस तरह से, और ये है कबूतर यानी कि परेवा, भेलवा, साड़ी, अलमारी, और ये है गरु गाड़ी। तो ये जो है भेलवा है ना, ये क्या है, ये भेलवा है। तो ये पूरा भेलवा जाति का बोध करता है। तो उस तरह से ये आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये जो भी इम्पोर्टेंस दिया गया है अगर इसको याद रख लेंगे तो कभी भी जातिवाचक में आपका गलती नहीं होगा। अब देखेंगे संबंधियों के नाम, जो भी रिश्तेदार होता है, बहन, भाई, सास, ननंद, ये सब जो है क्या है, कौन संज्ञा में आ जाएगा, जातिवाचक संज्ञा में। यहाँ पर देख सकते हैं व्यवसायी का, है ना, यहाँ पे कॉमा होगा, पदों एवं पदाधिकारियों के नाम, जैसे दर्जी, धोबी, मंत्री, राज्यपाल, बीडीओ, सीओ। तो ये हमारे माननीय राज्यपाल जी हैं, तो ये राज्यपाल जो है किस संज्ञा में आएगा, तो ये जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। तो इस तरह से जातिवाचक में इतने सारे एग्जाम्पल्स दिया हुआ है कि आप अच्छे से समझ में मतलब आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ा व्यक्तिवाचक पढ़ लिए,
अब हम उसके बाद जातिवाचक जिसको कहेंगे हम लोग कॉमन नाउन, वो भी कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग तीसरा में आते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा, यानी कि द्रव्य को हम लोग खोटा में बहुत ऐसे नाम हैं जैसे कि द्रव्य या जिनिस या चीज वस्तुवाचक संज्ञा। आपको वहाँ पे किसी भी तरह का नाम दिया जा सकता है क्वेश्चन में, द्रव्य या जिनिसवाचक या चीज वस्तुवाचक संज्ञा। तो आप इन चीज़ों को याद रख लेंगे कि द्रव्यवाचक संज्ञा को कितने नामों से जाना जाता है खोटा में। अब हिंदी में इसको तो सबको पता है, द्रव्यवाचक संज्ञा है ना, यहाँ पे इस तरह से होगा हिंदी में, ठीक। तो अब हम लोग देखेंगे कि ओइसन जिनिस के जिनिसवाचक संज्ञा बचकल जा है जेकरा नाप जोख करल जा सके है, यानी कि नाप जोख यानी कि तौला जा सकता है, उसको नाप सकते हैं। जैसे इसको हम हिंदी में पढ़ते हैं, जिस संज्ञा से वैसे वस्तु जिसकी नाप तौल किया जा सके उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, है ना। वैसा चीज़ जिसको हम नाप तोल सकते हैं, जैसे हम कोई भी चीज़ है, ये हमारा ठोस है, ठोस को नाप सकते हैं, सही है, यस नाप सकते हैं। अब हम देखते हैं द्रव्य, है ना, द्रव्य इसको भी नाप सकते हैं। अब हम गैस लेते हैं, जो यानी कि ठोस द्रव गैस, यानी कि ये जो तीनों अवस्था में है, तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, उसको हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं। तो इन चीज़ों को हम किस संज्ञा में रखेंगे, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा में रखेंगे। अगर आपको कोई भी एग्जाम्पल दे दिया गया है उसमें आप लगाएंगे कि अगर इसको हम नाप सकते हैं तो हाँ, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा में हो जाएगा। अगर हम नहीं नाप सकते हैं तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा में नहीं होगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखेंगे, पाखन, पखना, कच्चा, कचिया, लुगा, पटपरी, चोखा, चोका, पानी, तेल, आटा, चाउर, सोना, रूपा, खाटी, माची, प्याज, आलू आदि। तो इन सारे चीज़ जो है देख सकते हैं कि ये रुपये यानी कि चांदी, है ना, ये सारे चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, नाप तोल सकते हैं कि नहीं, हाँ नाप तोल सकते हैं, ठीक है। तो अब देखेंगे ये जो है आप यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, आप यहाँ से लेकर के ये जो है पाखन, कचिया, लुगा, पटपरी, ये सब चीज़ जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको हिंदी पढ़े होंगे, ये सब चीज़ आपको याद हो गया होगा हिंदी में पढ़ के। ये सब चीज़ आप कोई भी चीज़ है ना, चीज़ वस्तु प्याज यहाँ बोला है ना वस्तु, इसी से आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे जो है यहाँ द्रव्य बोला है, आपको जो नाम दिया गया है ना, इसी से आप पकड़ सकते हैं कि कौन संज्ञा है। पर ये बहुत कोई लुगा जो है ना, इसमें आप कन्फ्यूजन होते हैं और ये पूछता ही है, तो ये इसका मतलब होता है वस्त्र, है ना, वस्त्र। ये देख रहे हैं ना, ये वस्त्र है ना, लुगा है, क्या है ये, लुगा है, ठीक है। तो आप कन्फ्यूजन नहीं होंगे, लुगा जो है द्रव्यवाचक में होगा। अब बहुत के लुगा और साड़ी में भी कन्फ्यूजन होता है, तो साड़ी को हम ऊपर में दिखा दिए ना, वो जो है साड़ी वो जातिवाचक में होगा और ये लुगा जो है द्रव्यवाचक में होगा। तो ये तो यहाँ तक लुगा और साड़ी में आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा, ठीक है। तो आप जान गए होंगे कि ये द्रव्यवाचक में क्या होता है। देख सकते हैं यहाँ पर पिक्चर लगाया गया जिसको नाप तोल सकते हैं, देखिए दिया गया वस्त्र है, ये सोना है, तेल है, चावल है और ये पखन है यानी कि पखना है, ठीक है, पत्थर जिसको बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोग तीसरा भेद द्रव्यवाचक को अच्छे तरह से कंप्लीट किए। अब देखते हैं चौथा में है गोठवाचक संज्ञा। गोठवाचक संज्ञा यानी कि समूहवाचक संज्ञा, जे संज्ञा ले कोनो जिनिस चाहे व्यक्तिक गोठेक भाव फुरचा है ओकरा गोठवाचक संज्ञा बचकल जाए। यानी गोठ मतलब देखते ना, अरे कते आदमी गोठायल हथिन, है ना, या तो गरु गोठवार, जिसे आप लोग देखे होंगे गांव घर में जब खेती बाड़ी रोपते हैं उस समय गोठवार बनाया जाता है, बैल सबको जमा किया जाता है उसमें, तो उसको बोलते हैं गोठवार। गोठवार मतलब क्या, बैलों का समूह है ना, वहाँ पर झुंड बोला जाता है, एक झुंड, तो वो हो गया समूहवाचक संज्ञा। ऐसे आप जो भी क्या बोलते हैं, आप दैनिक जीवन में भी संज्ञा सब पढ़ते, मतलब काम धाम करते करते याद हो जाएगा ऐसे ही बस, ठीक है। अब देखते हैं क्या है, जे संज्ञा ले कोनो जिनिस चाहे व्यक्तिक गोठेक भाव फुरचा है ओकरा गोठवाचक संज्ञा बचकल जाए। अब जिस संज्ञा से किसी वस्तु व्यक्ति के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूह समझ रहे हैं, है ना। अब देखते हैं जे रकम बैठकी, जतरा, पेठिया, कलास, बरियात, स्कूल, धोपा, खोंद, गोच, हेलवा, फौद, बुटझार आदि। अब देख सकते हैं कि जितना यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है सब एक से अधिक संख्याओं में है। जिस तरह से बैठकी, यहाँ पे देख सकते हैं कि पंचायत हो रहा है। अब बरियात यानी कि बारात, ठीक है,
बारात तो देखबे करते हैं, कोई एक बारात लेके एक आदमी अपना दूल्हा जाके शादी करके आएगा तो वो बारात नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो बारात यानी कि पूरा आदमी सब कोई मिल के जाता है। अब देखिए यहाँ पे धौपा है, ये आम का धौपा दिख रहा है, इसी को हम बोलेंगे धौपा, है ना, धौपा, ठीक है। अब है यहाँ फौज, यानी कि सैनिकों का देखिए फौज है ना, ये फौज दल है। अब यहाँ है क्लास, क्लास यहाँ बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, तो झुंड, समूह, ये सारा हम यहाँ देख सकते हैं। जो भी पिक्चर लगाया गया है यहाँ पे कोई अकेले नहीं है, सब झुंड में है, तो इसी को बोलेंगे गोठवाचक संज्ञा, यानी कि गोठवाचक या समूहवाचक संज्ञा। तो ये समझ में आ गया होगा कि गोठवाचक यानी कि समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो आप एग्जाम्पल जरूर याद रखेंगे, और आपको एग्जाम में एग्जाम्पल से ही बहुत क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, कि फौद कौन संज्ञा है, वहाँ पे ऑप्शन दे दिया जाएगा, धोपा दे दिया जाएगा। तो इस तरह से हम लोग लास्ट आ जाते हैं भाव गुणवाचक, है ना, या भाववाचक संज्ञा, इसको हिंदी में बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। तो जे संज्ञा ले बेगैत चाहे जिनी से गुण भाव चाहे दशक भाव फुरचा है, ओकरा भाव गुणवाचक संज्ञा बजकल जाहे। अब देखते हैं, जिस संज्ञा से व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा का बोध होता हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि जो संज्ञा शब्द से क्या क्या हमको पता चलेगा, उस व्यक्ति या कोई भी चीज़ का गुण का पता चलेगा, धर्म का पता चलेगा, दशा का पता चलेगा, तो इन चीज़ का पता चलेगा, उसे उस शब्द को किस संज्ञा के किस हम कौन सा भेद में ले जाएंगे, तो भाववाचक संज्ञा में उसको रखेंगे, ठीक है। अब उसमें से क्या क्या आएगा, तो उसके लिए हमको एग्जाम्पल देखना पड़ेगा, ठीक है। तो जे रकम यानी कि जैसे ढड़नच, ढड़नच, टिड़वैनी, अनमनी, ढनमनी, करकरी, चपचपी, सनसनी, गरगरी, बुढ़ारी, सुंदरई, धधनी, पीरित, अच्छाई, चौड़ाई, मिठास आदि। तो इन सारे चीज़ अगर खोटा में रहे तो आप देख सकते हैं कि ये किस संज्ञा में आएगा, तो भाववाचक संज्ञा में। और एक सबसे इजी ट्रिक है, आप अधिकतर आप देखेंगे भाववाचक में उसमें प्रत्यय लगा रहता है ना, प्रत्यय आप लास्ट में देखेंगे तो आपको प्रत्यय लगा दिखेगा, ई प्रत्यय अधिकतर लगा रहेगा। देख सकते हैं कि अनमनी, ढनमनी, करकरी, चपचपी जो भी है उसमें से सारा में मतलब बहुत सारे ऐसे हैं कि मतलब आपको प्रत्यय अगर जहाँ दिख गया वो आप आंख बंद करके किस में रखेंगे, भाववाचक संज्ञा में। तो देखिए अब सच में होता है कि क्या, आप देख सकते हैं कि भाववाचक संज्ञा में इसका निर्माण, अब इसका किस तरह से बनावट होता है, जैसे संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम और अव्यय में प्रत्यय लगाकर होता है। अब मैंने बताया कि कौन कौन चीज़ों में किस किस मतलब कि क्या उसका नाम भी तो होना चाहिए, प्रत्यय कहाँ हम लगाएंगे, है ना, मुझे पता होना चाहिए ना। तो देख सकते हैं कि संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम और अव्यय, इन सारे चीज़ों में अगर आपको क्या लगाया मिले, प्रत्यय, ना कि उपसर्ग, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान देंगे प्रत्यय लगाया होना चाहिए, प्रत्यय लगाया रहे तो वो चीज़ जो है किस संज्ञा में आ जाएगा, तो भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा। तो संज्ञा से देखिए क्या क्या बनता है, संज्ञा में कौन कौन से इसे रखा गया है, जैसे छुआ से छुआली, है ना। देखिए यहाँ पे आप किनारे में देखेंगे वहाँ पे क्या लगा रहेगा, प्रत्यय, आप इसमें ध्यान देंगे, ठीक है। छुआली हो गया, पितर से पितराइंद, है ना, सखा से सखल, है ना, लोभ से लोभायल, राखा से राखल आदि। तो इस तरह से देखेंगे कि सब में जो बना है भाववाचक से, जो मतलब कि लास्ट में देख सकते हैं जो है इसमें अधिकतर प्रत्यय लगाया गया है। अब देखते हैं कि जातिवाचक में किस तरह से है, जातिवाचक से भाववाचक कैसे बदलेंगे हम लोग, कैसे हम जानेंगे कि ये क्या में है, जाति मतलब पूछेगा क्वेश्चन वहाँ पे कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में ऑप्शन दे दिया जाएगा कि आपको छांटना है। तो देखेंगे बूढ़ा से बुढ़ारी, चेंगा से चेंगराली, पहान से पहनई, मीता से मितान, पंडित से पंडिताई, पुरखा से पुरखौती, भूई से गुरखा आदि। अब देखेंगे बूढ़ा से बुढ़ारी, अब हम यहाँ पे पिक्चर इसलिए लगाए हैं कि आपको मतलब कि समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। अब बुढ़ापा, बूढ़ा से बुढ़ारी यानी कि बुढ़ापा जिसको हिंदी में बोलते हैं ना, बुढ़ापा यानी कि बुढ़ापा हो गया, बुढ़ापा का समय आ गया, बुढ़ापा मतलब उसका एज चल रहा है। बुढ़ारी जिसको खोटा बोलेंगे बुढ़ारी। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये बच्चा है और ये इनके ग्रैंडफादर हैं यानी कि दादाजी हैं। अब ये बच्चा का बचपना चल रहा है और ये इनका बुढ़ापा चल रहा है। तो बुढ़ापा, इनका बुढ़ापा, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दो चीज़ यहाँ पर आपका क्लियर हो जाएगा, बुढ़ापा और इसका क्या चल रहा है,
बचपन यानी कि बचपना। तो इन दोनों को क्या मतलब कि ये जो है बुढ़ापा क्या आया, भाववाचक है। तो इस तरह से अब देख सकते हैं चेंगा, अब इसी को भी चेंगा कहेंगे, छौवा कहेंगे, इसी को दोनों को, ठीक है। तो चेंगा से चेंगराली, आप ये सब याद रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में, ठीक है। चेंगा से चेंगराली और छौवा से छवाली, ये सब चीज़ इम्पोर्टेंट है। और देख सकते हैं कि आप यहाँ पे समझेंगे, आप भाववाचक को अगर अच्छे से समझना चाहेंगे ना, तो चाहे कोई पार्टी में जाए या शादी में जाए, आपको बहुत अच्छे सब कुछ वहीं पे दिख जाएगा, चाहे बुढ़ापा हो, जवानी हो, कुछ भी। अब देखेंगे, मान लीजिए हम लोग शादी घर में गए हैं, ठीक है, शादी घर में ये देखिए पंडित है, पंडिताई, ये अपना पंडिताई, ये अपना पंडित गिरी यहाँ दिखा रहे हैं, मतलब पंडित यानी पूजा कर रहे हैं। अब पंडित है तो वही ना करेंगे। अब देखिए यहाँ पर पीड़ित है, हमने पढ़ा था, है ना, पीड़ित प्रेम होता है, ठीक है, प्रीत मतलब क्या होता है, प्रेम होता है। तो उस तरह से यहाँ पर हम लोग ये देखिए, यहाँ पे धधैनी जो भी पढ़ रहे हैं हम लोग, वहाँ से हम लोग ये जो है यहाँ पे हम बताएंगे आप लोग को किस तरह से हम लोग यहाँ पे करेंगे। अब है सुनते जाएंगे, ठीक है। अब शादी घर आए हैं, यहाँ पे पंडित है, पंडित पूजा कर रहे हैं, पंडित अपना पंडिताई दिखा रहे हैं, यहाँ पीड़ित हो गया, यहाँ पे प्रेम है, इन लोग के बीच में शादी हो रहा है। अब इसमें जो है बहुत ऐसे होते हैं कि बुढ़ापा, बुढ़ारी यहाँ पे दिया गया है ना, अगर कोई बूढ़ा है अपने आप को वहाँ पे बोल दे अरे वो बूढ़ा बहुत खड़ूस है ना, तो उसको गुस्सा आ जाएगा। देखिए यहाँ पे गुस्सा आ गया है ना, इनको गुस्सा आ गया है। तो और यहाँ गुस्सा दो चीज़ में भी हो सकता है, लालच, लालच भी तो है भाववाचक, लालच से लालची होता है ना। तो उस तरह से बहुत ऐसे होता है कि दहेज वहेज कुछ नहीं लेता है, आदमी बोलता है पर क्या बोला, अरे दहेज बहुत कम दिया है, तो उसको क्या आ गया, गुस्सा आ गया। तो गुस्सा भी क्या है, एक क्रोध क्या है, वो भी ये भाववाचक में आ गया। तो शादी घर में गए हैं, अब ये गुस्सा भाववाचक हो गया, गुस्सा हमने जाना, लालच भी हमने जाना, और बुढ़ापा भी हमने जाना। यहाँ पे पीड़ित हो गया, शादी हो गया, पीड़ित से शादी हो गया, ये भी जान गए, पंडिताई भी जान गए। अब देखिए इन लोग का अलगे रहता है, बहुत सारे ऐसे जो होते हैं शादी विवाह में, वहाँ लड़का लड़की जाता है, उसी में देख के मतलब कि हाँ अरे वाह होकर बेटिया बहुत सुंदर है, ऐसे करके मतलब उसी में फिक्स हो जाता है शादी। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब लड़का लोग भी बहुत स्टाइल मारता है, ये भी अपना जवानी लोग दिखाता है, मतलब कि गजैनी धधैनी वहाँ ऊपर में पढ़े हैं ना, तो ये लोग भी अपना धधैनी दिखाता है, लड़की लोग भी, और लड़का लोग भी बहुत पूरा चुलिया सोटते रहता है। तो उस तरह से बोलेंगे अरे अरे वो कर देख रहा है, वो लड़का कितना धधा रहा है, और बोलेंगे अरे वो लड़के देखें कितना धधैनी है। तो ये धधैनी क्या है, ये भाववाचक में है। तो आपको पता चल गया ना कि मतलब एक हम पार्टी या कहीं जाएंगे तो उसमें क्या क्या गौर करेंगे, तो उसमें आपका भाववाचक सारा क्लियर हो जाएगा, आपको सारा एज का बुढ़ापा, जवानी और बचपना सब कुछ देखने को मिलेगा, धधैनी, गजैनी, गुस्सा, क्रोध, मोटा, पतला यानी कि मोटापा, पतला, सब दिखाई देगा। तो इस तरह से आपका यहाँ भाववाचक बहुत क्लियर से समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं, ठीक है। अब हम लोग उससे अब भाववाचक वहाँ पे क्या देखें, जातिवाचक से भाववाचक में बदलें। अब हम लोग यहाँ देखेंगे विशेषण से भाववाचक कैसे बदलते हैं। देखिए अब यहाँ चेका चेकाट, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। बड़ बढ़ताई, बड़ से बढ़ताई, कनकन कनकन से कनकनी, गर्म से गर्मी आदि। अब क्रिया से भाववाचक में कैसे बदलेंगे, चरचराइक से चरचरी, रटरटा से रटरटी, लड़ेक से लड़ाई, मारेक से मायर, पढ़ेक से पढ़ाई, बनेक से बनौटी आदि। तो इन सब चीज़ों को देखेंगे। अब क्रिया भी जान गए, विशेषण से हम भाववाचक कैसे जान बनाएंगे वो भी देखें। अब सर्वनाम से भाववाचक कैसे बनाते हैं, अपन से अपनवल या अपनौती होता है, हमें से हमवल, हम हुआ आदि होता है, ठीक है। अब अव्यय से भाववाचक कैसे बनाएंगे, अव्यय जैसे वाहवाही है, वाह वाह है, अब फिर है वाहवाही, शाबाश से शाबाशी। अब यहाँ पिक्चर में देखेंगे कि ये है चेका से चेकाट, यानी कि चेका मतलब क्या होता है, खट्टा, क्या होता है, खट्टा। आप आम खाएंगे, कच्चा आम, तो आपको क्या लगेगा, खट्टा, चेका, जिसको हम लोग खोटा में बोलते हैं। तो ये देख सकते हैं कि ये खा रही है नींबू, इसको आँख कैसे अपने आप बंद हो जाते हैं, अरे आँखें मारो ही रे, पर आँखें तो माराता नहीं, हम आपको आँख में छुए भी नहीं, कैसे आँख मारेंगे। पर इसी को आदमी लोग बोल देता है कि आँख मार रहा है, ठीक है, ठीक है। अब आगे देखेंगे कनकन से कनकनी, देखिए मार, ए बेटा ले, पूरा कूट रहा है इसको, दे मुक्के मुक्के। अब देखिए ये लोग पढ़े से पढ़ाई कर रहा है। अब ये शाबाशी, ये क्या दे रही है, शाबाशी। टीचर जो है स्टूडेंट को क्या, टीचर स्टूडेंट को शाबाशी दे रही है। तो इस तरह से आराम से आप लोग को क्या समझ में आ गया, भाववाचक, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे लास्ट इम्पॉर्टेंट, हमने कहा था ना कि अर्थ के आधार पे और संरचना के आधार पे आप याद रखेंगे कि दोनों में कितना कितना भेद होते हैं। अब संरचना के आधार पे संज्ञा शब्दों के 3 भेद खोरठा में भी होते हैं, हिंदी में भी होते हैं और खोरठा में भी होते हैं, ठीक है। अब देखेंगे
कौन कौन होते हैं? तो रूढ़ या अयौगिक, यौगिक जिसको हम यौगिक भी बोलते हैं खोरठा में, और इसको योग रूढ़। अब तीनों को हम लोग डिफाइन यहाँ पर किया हुआ है, परिभाषा देखेंगे। रूढ़ या अयौगिक, इसको हम कैसे कहेंगे? जो परिभाषा है देखते हैं कि क्या मतलब इसका मतलब क्या होता है, रूढ़ या अयौगिक। ठीक है, आप गौर से सुनते जाएंगे, ये आपको पूछता है, एग्जाम्पल दे देगा उसके बाद। वैसे संज्ञा शब्द जिनको तोड़ने पर निरर्थक हो जाते हैं, जैसे गोड़ा, घैला, टान, जोखा, डहर, बछर, खाला, टायड़ आदि। अब देखेंगे जिसको हम तोड़ने से उसका मतलब अर्थ निरर्थक हो जाता है, उसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता है। जैसे कि हमने देखा गोड़ा, अब हम गो और डा, ठीक है, ड, ह और र को अलग अलग, यानी कि र का अलग अलग कोई अर्थ नहीं होता। अब देखिए इसको हम अलग कर देते हैं, गो और ये है डा। अब इसका अर्थ है? नहीं है। इसका अर्थ है? नहीं है। तो इसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता है। तो इसी को जिसका हम तोड़ने से, जिस कोई भी शब्द है उसको हम तोड़ने से उसका कोई सब अर्थ नहीं निकलता, वो निरर्थक हो जाता है ना। क्या हो जाता है? निरर्थक हो जाता है। उसको हम क्या बोलेंगे? रूढ़ या अयौगिक बोलेंगे। रूढ़ या अयौगिक संज्ञा मतलब उसको बोलेंगे। ठीक है, अब एक नंबर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जो रूढ़ और अयौगिक है ये खत्म हो गया। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे, इसे खा और ला, क्या कहेंगे उसको? कोई अर्थ निकल रहा है? कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो समझ में नहीं आएगा आदमी, तो बोलेंगे अरे तुम पगला गया है, क्या बोल रहा है। ठीक है, अब देखेंगे दूसरा में यौगिक संज्ञा। अब यौगिक संज्ञा में क्या है? इस तरह के संज्ञा शब्दों का निर्माण दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से होता है। जैसे गरु गाड़ी है ना, गरु गाड़ी, पैन कौआ, जहाज, उड़ा जहाज, गोबर गढ़ा, धान खेत, बूट बारी, रायत काना। अब हम इसको बूट है ना प्लस कर देंगे बारी को, तो ये एक बूट अलग हो गया और ये बारी अलग हो गया। क्या बोल रहा है यहाँ पर? दो या दो से अधिक शब्दों के, तो एक शब्द और ये एक शब्द क्या हो गया? ये दो शब्द हो गया। ठीक है, तो ये दो शब्दों के मिला करके जो एक शब्द बनता है अर्थ वाला, उसी को बोलते हैं यौगिक संज्ञा। क्या बोलेंगे? यौगिक संज्ञा। जिसे पैन और कौआ ये दोनों अलग है, इसको हम क्या कर दिए? जोड़ दिए, तो क्या बन गया? पैन कौआ। गरु अलग है और गाड़ी अलग है, इसको हम जोड़ दिए तो क्या बन गया? गरु गाड़ी। ठीक है, तो इस तरह से कह रहा है कि दो या दो से अधिक शब्दों को मेल से होता है, यानी कि यौगिक संज्ञा जो है दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ने से बनता है। जैसे हमने यहाँ एग्जाम्पल दिया गोबर और गढ़ा, गोबर और गढ़ा को जोड़ देंगे तो गोबर गढ़ा बन जाएगा, जहाँ पे हम लोग गोबर रखते हैं, मतलब कि जमा करते हैं। उसी तरह से बूट बारी, बूट का बारी है ना, यानी कि चना बारी। ठीक है, अब देखते हैं कि तीसरा में योग रूढ़। वैसे योग रूढ़ संज्ञा, जैसे वैसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के संयोग से बनते हैं पर किसी एक खास अर्थ का ही बोध कराते हैं। यानी कि हम दो या दो से अधिक, जैसे यहाँ पे जोड़ रहे थे ना, तो दो या दो से अधिक मतलब दो शब्दों को मेल से एक मतलब अर्थ बनता था, मेल करके गोबर गढ़ा, गोबर को जोड़ दिया और गढ़ा को जोड़ दिया, तो उस तरह से यहाँ पर अलग है, यहाँ पे एक तीसरा अलग रूप निकलता है। ठीक है, दो या दो से अधिक शब्दों को संयोग यानी कि मेल से तो बनाए, तो इससे एक अलग है ना, एक खास अर्थ निकलता है ना, एक अलग अर्थ निकलता है। जैसे कि हैंड और सार को जोड़ दिए तो क्या बन गया? रसोई घर है ना, हैंड सार, जहाँ हम लोग खाना बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? हैंड सार बोलते हैं, है ना। कठौआ यानी कि नमक दानी। अब देखिए अलग अलग है ना, दो शब्द है, दो शब्दों को मिला करके एक तीसरा शब्द नया बन रहा है, गुड़ और पीठा। गुड़ और पीठा को मिला दिए तो एक बन गया ऐरसा पीठा, है ना, गुड़ पीठा बन गया, जिसको हम लोग बोलते हैं ऐरसा पीठा। कट खोटकी है ना, एक प्रकार की चिड़िया को बोला जाता है कट खोटकी। तो यहाँ पे आप गौर करेंगे कि यौगिक में आप कन्फ्यूजन नहीं होंगे, यौगिक में दो शब्दों को मिला के बनाते हैं, बस मिला दिए दो शब्द को, बस हो गया यौगिक, है ना। और योग रूढ़ में हो गया कि आपको दो शब्द को मिला करके एक अलग अर्थ निकलता है, योग रूढ़ में एक अलग अर्थ निकलता है। यौगिक में आपको दो शब्दों को मिलाते हैं ना, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाते हैं, और पहला में हो गया इसको तोड़ने से कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो आपको पूरी याद हो गया होगा, है ना, इसको तोड़ने से कोई अर्थ नहीं निकलता है रूढ़ या अयौगिक में। और यौगिक में आप दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ के बनाते हैं, और योग रूढ़ में दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाते हैं और इससे एक अलग अर्थ निकलता है। तो इस तरह से हमने पढ़ा संज्ञा के मतलब कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के भेदों के बारे में पढ़े हम। उसके बाद उसका कितने भेद होते हैं, भेद का जो परिभाषा है उसको कैसे पहचानेंगे। तो इन सारे चीज़ों के अगर आप मतलब चीज़ों को गौर से देखेंगे और ये जो
फोटो लगा हुआ है, चित्र लगा हुआ है, इन लोग को आराम से देखने से आप कभी नहीं भूलेंगे। और ये जो दिया गया है आपका एग्जाम्पल, ये जो बुक है AK झा जो रेफरेंस के तौर पे दिया गया है, उससे लिया गया है एग्जाम्पल्स, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या है? बहुत ही जो एग्जाम्पल्स है ना, जो एग्जाम्पल्स दिया गया है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि जो संज्ञा है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए मुझे मतलब कि विदा दीजिए, धन्यवाद।